सो वेलकम है एपियंस एंड अभी हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का टॉपिक है, अभी हम पढ़ रहे हैं। और स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में लास्ट में हमने कुछ 1 और 2 प्रॉब्लम्स देखे हैं। और अब यहाँ पे देखो कंसेप्ट आता है टाइम डायलेशन का, लेकिन उससे पहले हम साइमल्टेनिटी ऑफ इवेंट देखते हैं। देखो साइमल्टेनिटी ऑफ इवेंट मतलब कि दो इवेंट्स एक ही फ्रेम में अगर हो रहे हैं और उसके बीच का जो टाइम है, जो टाइम इंटरवल है वो 0 होगा। अब देखो लेट अस सपोज 2 इवेंट्स टेक्स प्लेस इन एस फ्रेम एंड साइमल्टेनियसली। देखो साइमल्टेनियसली मतलब कि एक साथ हो रहे हैं। एक साथ होना मतलब कि यहाँ पे दोनों पेन एक साथ में यहाँ पे नीचे गिरा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि ये दोनों पेन का गिरना एक साथ इवेंट हो रही है। तो उसके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो डेल्टा टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब डेल्टा टी इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट आपको बताया है x0 0 पे ये दो इवेंट्स है वो हो रहे हैं। अब देखो दो इवेंट यहाँ पे हो रहे हैं, तो x0 0 पे दो इवेंट अगर हो रहे हैं तो डेल्टा x है वो क्या हो जाएगा कि x2 माइनस x1। जो एक इवेंट यहाँ पे हो रहा है, एक इवेंट यहाँ पे हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो डेल्टा x बोलते हैं। अब डेल्टा y डेल्टा z इक्वल टू 0 होगा। अब दूसरा कंसिडरेशन करते हैं कि चेक करते हैं कि देखो एक फ्रेम में साइमल्टेनियस इवेंट है तो वो दूसरी जो मूविंग फ्रेम है उसमें मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई दूसरी फ्रेम मूव कर रही है, जो एस फ्रेम है उसके रिस्पेक्ट में। सपोज एस डैश है वो मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो क्या जो यहाँ पे दो इवेंट हो रहे थे वो साइमल्टेनियस थे, तो यहाँ पे भी क्या वो साइमल्टेनियस रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो साइमल्टेनिटी ऑफ इवेंट्स है वो चेक करते हैं। देखो लेट अस एस डैश एंड एस डबल डैश बी 2 फ्रेम्स मूविंग इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। मतलब कि एस डैश है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एस डबल डैश है वो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। सो बेसिकली यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि ये फ्रेम स्टेडी है, ये दोनों फ्रेम मूव कर रहा है। एस डैश है वो राइट साइड मतलब कि एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, एस डबल डैश है वो अपवर्ड जा रहा है। अब यहाँ पे देखो एक और मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ और स्टेटमेंट है वो अभी हम चेक करेंगे। इफ 2 इवेंट्स आर साइमल्टेनियस इन वन फ्रेम एंड देन दे विल बी also simultaneous in another moving frame if the moving frame velocity of moving frame is perpendicular to line of joining of 2 events। मतलब कि वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर होगी तभी ही ये स्टेटमेंट वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे देखो सपोज यहाँ पे एस डैश के लिए सपोज डेल्टा टी डैश लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टी माइनस डेल्टा एक्स, सॉरी यहाँ पे वी डेल्टा एक्स बाई सी स्क्वायर गामा। अब यहाँ पे हमें पता है कि डेल्टा टी इक्वल टू 0 था क्योंकि एस फ्रेम में जो टाइम इंटरवल था वो 0 था। तो यहाँ से डेल्टा टी डैश इक्वल टू माइनस वी डेल्टा एक्स बाई सी स्क्वायर इंटू गामा आ रहा है। मतलब कि डेल्टा टी डैश इज नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब कि डेल्टा टी डैश इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि द बोथ इवेंट इन दिस 2 इवेंट्स इन एस डैश फ्रेम आर नॉट साइमल्टेनियस। सो डेल्टा टी डैश है वो नॉन जीरो मिल रहा है। अगर यहाँ पे अगर आप बात करें कि डेल्टा टी डबल डैश इक्वल टू डेल्टा टी माइनस, यहाँ पे देखो एस डबल डैश है वो वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो यहाँ पे वी डेल्टा वाई बाई सी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से देखो
डेल्टा टी इक्वल टू भी 0 है और डेल्टा वाई इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। सो डेल्टा टी डबल डैश इक्वल टू 0। सो both events occur simultaneously in S double dash frame। क्लियर? तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है कि इफ टू, देखो ये फॉर्मुलेशंस के बेस पे ही है कि जब वेलोसिटी ऑफ द मूविंग फ्रेम है वो परपेंडिकुलर होती है। देखो ये लाइन ऑफ जॉइनिंग है वो क्या है, देखो S और S डबल डैश फ्रेम है, ये लाइन ऑफ जॉइनिंग हो गई। तो ये लाइन ऑफ जॉइनिंग है उसके परपेंडिकुलर मोशन कर रही है, या तो y में, अब z में भी आप फाइंड करेंगे तो z में भी वो 0 ही मिल जाएगा डेल्टा टी डबल डैश। लेकिन यहाँ पे x में मूव कर रही है हमारी जो फ्रेम S डबल डैश, वो लाइन ऑफ जॉइनिंग के पैरेलल है, तो वहाँ पे इवेंट्स है वो साइमल्टेनियस नहीं रहेंगी। क्लियर? तो उसका टाइम इंटरवल है वो 0 नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखो आगे चलते हैं और बात करते हैं टाइम डायलेशन की, कि रिलेटिविटी में जब भी रिलेटिविस्टिक मोशन होता है, मतलब कि v टेंड्स टू c हो जाता है, तभी ही जो आपकी मूविंग बॉडी है या तो मूविंग फ्रेम है या तो कोई भी इवेंट हो रही है, उसका मतलब इवेंट से उसका कंप्लीशन जो होता है वो लेट होता है, मतलब कि उसके लिए टाइम ज़्यादा लगता है। तो जो इवेंट के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, मतलब कि जो आपकी मोशन है वो स्लो डाउन हो जाती है, मतलब कि टाइम है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा लगता है। सो अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ऑल फिनोमिना स्लो डाउन इन मोशन, ड्यू टू विच time taken for the completion of process increases, and this is called the time dilation। okay? टाइम है वो ज़्यादा आपका लगेगा, कोई भी इवेंट कंप्लीट होने में जो लगता है वो टाइम। तो यहाँ पे जो इसके बेस पे भी क्वेश्चंस है वो बहुत बार पूछे जाते हैं, और इसके क्वेश्चन से उसमें सिर्फ इतना ही कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा टाइम है वो यहाँ पे पुट करना है, कौन सा टाइम यहाँ पे पुट करना है। क्लियर? तो वो कंफ्यूजन यहाँ पे हम दूर करते हैं और बात करते हैं कि सपोज यहाँ पे t है, ओके, यहाँ पे जो डेल्टा t है वो क्या है कि टाइम मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर हु सीज द सैंपल मूविंग, एंड t डैश है वो क्या है, टाइम इन रेस्ट फ्रेम, और v है वो स्पीड ऑफ सैंपल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अब यहाँ पे सपोज कोई एक बस है और यहाँ पे कोई एक बंदा खड़ा है। अब ये बस है वो मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, और अंदर ड्राइवर बैठा है, अंदर ड्राइवर है, और यहाँ भी एक बंदा बैठा है, और ये है वो टॉर्च चालू कर रहा है, बंद कर रहा है। तो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे जो टॉर्च का जो मतलब कि यहाँ पे जो टॉर्च है उसका उसको चालू बंद करने से क्या होगा कि ड्राइवर को ऐसा लगेगा कि ये टॉर्च एक ही जगह पे चालू बंद हो रही है। इसके पहले भी यही एग्जांपल मैंने दिया था, वेल नोन एग्जांपल है। तो देखो T है टाइम मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर हु सीज द सैंपल मूविंग, मतलब कि ये यहाँ से ये देख रहा है वो T टाइम पे देख रहा है। क्लियर? अब प्रॉपर टाइम क्या होता है? प्रॉपर टाइम मतलब कि जब ड्राइवर को लग रहा है कि ये देखो प्रॉपर टाइम में ही एग्जांपल दिया था कि ड्राइवर को ऐसा लगेगा कि ये इवेंट है एक ही लोकेशन पे हो रही है, मतलब कि ये इवेंट का होना, चालू बंद होना, ये ड्राइवर को क्या लगेगा कि एक ही सेम ही लोकेशन पे हो रही है, मतलब कि यहाँ पे जो चालू बंद हो रही है उसका जो टाइम होगा वो ड्राइवर की रिस्पेक्ट में होगा, ये टी डैश हो जाएगा। और v है वो क्या है, स्पीड ऑफ सैंपल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, मतलब कि यहाँ से जो ये v है ये v वेलोसिटी से जा रही है, वो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा तभी ही v वेलोसिटी से जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपको डायरेक्टली मैं यहाँ पे ये एग्जांपल भी छोड़ दो, यहाँ से उससे भी इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ
कि कभी भी क्वेश्चन में इस टाइप का फॉर्मूला आपको यूज करना है तो आप क्या करें, पहले क्वेश्चन पढ़ो। सेकंड स्टेप क्या है कि क्वेश्चन है उसमें से ऑब्जर्वेशन कहाँ से हो रहा है वो देखो। ऑब्जर्वेशन जहाँ से हो रहा है उसी में जो टाइम दिया गया है उसी को ही आप क्या कर दे। देखो सपोज आपका स्पेस शटल मूव कर रहा है, तो जो स्पेस शटल के अंदर कोई भी इवेंट हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन सपोज स्पेस शटल के अंदर से ही किया जा रहा है, तो देखो टाइम इन रेस्ट फ्रेम है वो क्या हो जाएगा, आपका जो स्पेस शटल है उसमें आप जो टॉर्च चालू बंद हो रहा है वो आपको या ड्राइवर को किस तरह से लगेगा, स्टेडी। तो ये टी डेस है वो टाइम इन रेस्ट फ्रेम हो जाएगा। अब कोई ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है तो ये टाइम मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। और v है वो स्पीड है, स्पीड आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में पता चल जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो बात करते हैं रिलेटिविटी के डायनामिक्स की, रिलेटिविस्टिक डायनामिक्स। अब यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मूलाज यहाँ पे आपको सिर्फ देखने हैं, लिखने हैं। देखो ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है जीसेट एग्जामिनेशन के अप्रोच से, तो आपको ये जो कंसेप्ट है वो नेट एग्जामिनेशन में या तो गेट एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जीसेट एग्जामिनेशन के अप्रोच से बात करें तो इस टाइप के फॉर्मूला से वो अब तक जीसेट एग्जामिनेशन में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी होती है सभी चीज़ों की कि ये पूछा जाए। तो यहाँ पे जो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होगा वो जीसेट एग्जामिनेशन के अप्रोच से भी मैं बता दूंगा कि ये जीसेट एग्जामिनेशन के अप्रोच से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये नेट अप्रोच से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो शुरू करते हैं वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी। लेकिन मैंने बोला था कि हम एग्जाम्पल से वो करेंगे, तो देखो नेट दिसंबर 2016 का एक एग्जाम्पल है वो आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा व्हाट्सएप में, या तो एप्लीकेशन में होगा। तो देखो उसमें क्या बोला है कि रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मूव्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v विथ रिस्पेक्ट टू लेबोरेटरी फ्रेम in time tau measured in rest frame of the particle distance that it travels in laboratory frame is। अब यहाँ पे देखो पार्टिकल है वो लेबोरेटरी फ्रेम में, यहाँ पे सपोज कोई पार्टिकल है, मतलब कि ये पार्टिकल अभी लेबोरेटरी फ्रेम में है। अब वो टो टाइम में मूव कर रहा है, ओके, इन टाइम टो मेजर्ड इन रेस्ट फ्रेम ऑफ द पार्टिकल। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो टाइम डायलेशन की बात डायरेक्टली यहाँ पे आ रही है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है कि डिस्टेंस दैट ट्रैवल्स इन द लेबोरेटरी फ्रेम। देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है ये पार्टिकल, ओके, कोई रेस्ट फ्रेम में। तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया, लेकिन यहाँ से ऑब्जर्वर है उसको क्या लगेगा कि ये पार्टिकल है वो c स्पीड से जा रहा है, और ये सपोज पार्टिकल है वो कोई बॉक्स में है, तो बॉक्स उसके लिए रेस्ट फ्रेम हो जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली देखो डिस्टेंस इक्वल टू v इंटू टी होता है। सो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू v इंटू टी होता है। तो जैसे ही आप यहाँ से बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस पार्टिकल को बाहर से यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो डिस्टेंस इक्वल टू v इंटू टी होगा। तो हमें पता है कि बाहर का जो ऑब्जर्वर है वो t टाइम से देख रहा है, तो यहाँ पे देखो जो v इंटू टो है वो लेबोरेटरी फ्रेम रेस्ट फ्रेम में जो मेजर किया गया था वो टाइम है। तो टो बाय देखो t इक्वल टू बेसिकली क्या था, t डैश बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। सो वही चीज़ आपको यहाँ पे पुट करनी है, टो डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो आपका डिस्टेंस मिल जाएगा। नेट 2016 दिसंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इतनी आसानी से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल सकता था, लेकिन
बहुत ही ज़्यादा सोचने की वजह से कई लोगों ने ये गलत आंसर दिया था। सो v इंटू टी ही करना था, t का फॉर्मूला पता होना चाहिए तो डायरेक्टली आपका आंसर आएगा। अब यहाँ पे आते हैं वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी की। अब वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी अगर बोले तो क्या होगा कि जैसे ही आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी और c के नज़दीक आएगी तो आपका मास है वो भी इंक्रीज करने लगेगा। अब देखो, जो आपका रेस्ट पे हो, जब आपकी वेलोसिटी कुछ भी नहीं है तो रेस्ट पे है तो रेस्ट मास है वो m0 होता है। अब जब आप मूव करते हैं तो आपका मास रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव करते हैं तो मास है वो आपका बढ़ जाएगा। तो मास का फॉर्मूला टाइम के जैसे ही है, जैसे टाइम बढ़ता है वैसे ही मास बढ़ता है। लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, एरिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये m इक्वल टू m0 बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है वो मास का फॉर्मूला है। मास इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी है। अब सपोज आपको वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मास चाहिए, तो देखो आपको वेलोसिटी दी गई है, रेस्ट मास दिया गया है और आपको रिलेटिविस्टिक मास फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। और अगर आपको मास, रिलेटिविस्टिक मास और रेस्ट मास दिया गया है तो आप v फाइंड करना चाहते हैं कि वो कितनी स्पीड से जा रहा है पार्टिकल, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो। देखो अगर इसको यहाँ पे कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, m स्क्वायर बाई m0 स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू m0 स्क्वायर बाई m स्क्वायर। यहाँ से ही वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आप पुट कर देंगे। देखो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पुट करेंगे तो 1 माइनस m0 बाई m स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा c इंटू 1 माइनस m0 बाई m होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला आपका मिल जाएगा, लेकिन आपको ये फॉर्मूला है वो कन्वर्ट नहीं करना पड़े, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। अदरवाइज यहाँ पे मैं सिंगल फॉर्मूला लिखवाता तो भी चले जाता और डायरेक्टली आपके कैलकुलेशन है वो यहाँ पे आसान हो जाएगी। कैलकुलेटर यूज़ करना यहाँ पे अलाउड नहीं होता है, गेट एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अलाउड होता है। अब यहाँ पे ग्राफ की बात करें तो m वर्सेस v के ग्राफ की हम बात करते हैं। सो देखो पहले जब v 0 होता है तब रेस्ट मास है वो m0 होता है। अब v है वो सपोज c टेंस टू c हो जाता है, v इक्वल टू जैसे ही c हो जाएगा आपका मास है वो इनफाइनाइट पे टच कर जाएगा, आपका ग्राफ है वो। सो इस टाइप का ग्राफ है, उसी को ही मास वर्सेस वेलोसिटी का ये रिलेटिविस्टिक ग्राफ बोलते हैं। कभी भी ऑप्शन है उसमें इस टाइप का ग्राफ दिया गया है तो बाय मिस्टेक भी ये मत टिक कर देना, क्योंकि वेलोसिटी जब 0 होती है और मास है वो 0 हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो रेस्ट मास आपका कुछ ना कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो इंटरसेप्ट है वो भी आपको कुछ मिलेगा, कितना m0 जितना। तो अब यहाँ से बात करते हैं हम रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की। मोमेंटम मतलब कि m इंटू वी होता है। अब देखो m इंटू वी होता है तो mv और मास को लिख सकते हैं m0 v बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये है क्या, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी है और यहाँ पे ये दिया गया है वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो ये दोनों ही फॉर्मूला है वो इंटर कन्वर्टेबल है, इंटरचेंजेबल है। तो आप इसको, इस फॉर्मूला को कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखो सभी जो फॉर्मूलास है, सपोज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा या टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होगा, तो सभी में ही मैं ये दो फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर रहा हूँगा कि या तो आपको देखो मोमेंटम दिया गया है और वेलोसिटी फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, और वेलोसिटी दी है और मोमेंटम फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो आपका वर्क ये है कि यहाँ से लेके आपको देखो मैथमेटिकल स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। दोनों साइड स्क्वायर कर दो और प्लस माइनस सभी चीज़ें हैं परफॉर्म करके v को सब्जेक्ट बनाओगे तो आपका डायरेक्टली ये फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन यही स्टेप्स है वो आपको जब
एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो पता होना चाहिए कि इस टाइप का भी कुछ फॉर्मूला होता है। क्लियर? तो यहाँ पे सभी जगह पे मैं ये दो फॉर्मूलाज इसीलिए लिख रहा हूँ। तो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की बात यहाँ पे हमने कर दी और यहाँ पे अभी हम फॉर्मूला के बेस पे ही बात करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे देखो रेस्ट मास एनर्जी किसे कहा जाता है, m0c², इसी को ही रेस्ट मास एनर्जी कहा जाता है। अब रेस्ट मास एनर्जी है वो क्या होता है कि पार्टिकल जब रेस्ट में होता है तो उसके पास कुछ एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ मास। अब जब देखो मास में चेंज होता है सो डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, मतलब कि मास में जब चेंज होगा तो एनर्जी है उसमें भी चेंज होगा और इसी को ही मास डिफेक्ट बोला जाता है। तो ये जो मास डिफेक्ट जितनी आती है उतनी एनर्जी है वो लॉस हो जाती है। क्लियर? तो अब देखो टोटल एनर्जी ऑफ फ्री पार्टिकल है वो किस तरह से लिखा जाएगा, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब m है वो यहाँ पे रिलेटिविस्टिक मास है। अब रिलेटिविस्टिक मोशन कर रहा है तो मास रिलेटिविस्टिक ही होगा और m0 बाई √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। और यहाँ से अगर देखो आप v यहाँ पे E को v के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। सो ये हो गया एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी और ये है वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। और इसी फॉर्मूला को नेट एग्जामिनेशन में डायरेक्टली ही पूछा गया था। सो 1 माइनस m0 c² बाई e रेज टू 2। क्लियर? इसी फॉर्मूला को नेट एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा गया था। तो अगर यहाँ पे आपको ये पता नहीं है कि ये फॉर्मूला है वो बेसिकली यहाँ से डिराइव होता है तो आप कभी भी ये क्वेश्चन का आंसर है वो नहीं दे सकते, क्योंकि तब आप क्या पूरा रिलेटिविस्टिक मोशन हो रहा है उसका यूज़ करके रिलेटिविटी का पूरा थियरी समझ के आप बाद में फॉर्मूला डिराइव करके यहाँ पे लिख देंगे तो तब तक आपका जो दूसरा एग्जामिनेशन होगा वो आ जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट जब आपको नहीं पता है कि इस टाइप का भी कुछ फॉर्मूला होता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं अटेंड करने चाहिए, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि ये फॉर्मूला आता है तो आप एक बार रिवाइज करो, याद रख लो, ताकि आपको पता चले कि इस टाइप के भी फॉर्मूलाज यहाँ पे आते हैं। क्लियर? क्वेश्चन तो एक ही पूछा जाता है सभी जो टॉपिक है उसमें से, और कई टॉपिक तो ऐसे भी होते हैं कि उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो उसको ऐसे ही छोड़ नहीं सकते, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं पूछा गया है, इस बार भी नहीं पूछा जाएगा ऐसा श्योरिटी से नहीं कह सकते, इस बार शायद पूछा भी जाए क्वेश्चन। तो यहाँ पे सपोज एक क्वेश्चन की बात करते हैं अभी हम, और रिलेटिविटी के बारे में अभी देखो थोड़े ही ये जो फॉर्मूलाज है और जो थियरी है वो अभी थोड़े ही टॉपिक बचे हैं, उसमें से ये इसी टाइप के फॉर्मूलाज होंगे और याद ही रखना है आपको, ये मेमोराइज ही करना है, इसमें कुछ अभी समझना नहीं है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि two trains of rest length L0 are moving in direction with velocity 4c/5 and 3c/5. Calculate the total track length used for overtaking. देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ट्रेन A है यहाँ पे और ट्रेन B है यहाँ पे है सपोज। तो ये ट्रेन A है और ट्रेन B है, वो ट्रेन A ट्रेन B की ओवरटेक करेगा। देखो ओवरटेक कब होती है कि जब कोई आगे चल रहा है होता है तभी ही ओवरटेक होती है, और ओवरटेक कब होगी कि पीछे वाले की स्पीड आगे वाले से ज़्यादा होगी तभी। तो यहाँ पे A ट्रेन की स्पीड हम 4c/5 रखते हैं और B ट्रेन की स्पीड है वो 3c/5 रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि A की स्पीड क्या है, B की स्पीड क्या है, तो आपको ये थोड़ा कॉमन सेंस लगा के यूज़ करना होता है। तो
अब यहाँ से क्या होगा कि इस तरह से ए ट्रेन चलेगी आगे, और ए ट्रेन है वो सेम आ जाएगी मतलब उसके लेवल पे आ जाएगी। अब ए ट्रेन उससे आगे निकल रही है, यहाँ पे ए ट्रेन फिर से उससे आगे निकल रही है, और फाइनली जो ए ट्रेन है वो बी ट्रेन से आगे निकल जाएगी। क्लियर? यहाँ पे ए ट्रेन है वो बी ट्रेन से आगे निकल गई है। तो हमें क्या करना है, जो टोटल ट्रैक लेंथ है, मतलब कि यहाँ से लेके जब ओवरटेक स्टार्ट हुई तब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल ट्रैक है वो हमें फाइंड करना है। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ये बीच के जो कंडीशंस है वो हटा देते हैं और फाइनल जो कंडीशन है वो ड्रॉ करते हैं। तो ए ट्रेन है वो यहाँ पे पहुँच गई है और बी ट्रेन है वो यहाँ पे है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, पहले क्या करेंगे हम कि पहले ट्रेन की लेंथ देखते हैं। तो लेंथ ऑफ ट्रेन ए, उसे एल ए कहेंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो 4c/5 उसकी स्पीड है, तो L0 √1 माइनस VA² तो L0, और यहाँ पे 4/5c पुट करेंगे, VA = 4/5c पुट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे 3/5 आ जाएगा, 3/5 L0, और LB आपको फाइंड करना है और आपका LB मिल जाएगा 4/5 L0। क्लियर? तो ये आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन B हो गई, लेंथ ऑफ ट्रेन A भी मिल गया हमें। तो अब हमें फाइंड करना है जो टोटल डिस्टेंस। तो पहले देखो यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस देखो यहाँ से लेके ये डिस्टेंस जो है ये इतना डिस्टेंस जो है देखो, ये जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, ये डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। अब सपोज ये डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा, तब पहले ही देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो B है, उसका जो इंजन है, मतलब कि यहाँ से B का इंजन है वो यहाँ पे पहुँच रहा है और A का इंजन है वो यहाँ पे पहुँच रहा है। तो ये जो डिस्टेंस जो ट्रैवल किया जाता है, डिस्टेंस है जो ट्रैवल किया जाता है, देखो A है उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है, B ने भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ से देखो आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है वो सेम ही है। क्लियर? यहाँ से तो पता चल ही रहा है फिगर में से कि ये डिस्टेंस सेम है और ये है वो लेंथ ऑफ ए है। क्लियर? अब देखो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में ए का इंजन यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है सपोज टी टाइम में, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया उसने, 4/5c × t। इतना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करने में लगा दिया, 4/5c t। अब इतना डिस्टेंस 4/5c t है, तो उसमें से LA माइनस कर देंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा -LA। तो ये डिस्टेंस आ गया 4c/5
टी माइनस एल ए। और ये डिस्टेंस जो है यहाँ तक देखो बी है, उसने ये इंजन यहाँ से लेके यहाँ पहुँच गया टी टाइम में, तो वो कितना डिस्टेंस हो जाएगा देखो 3/5 सी टी। तो अब अगर यहाँ पे ये इसको इक्वल करना है तो यहाँ पे एल बी प्लस करना होगा। क्लियर? अब देखो ये दोनों जो चीज़ें हैं, दोनों डिस्टेंस है वो सेम हो गए, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा CT/5 इक्वल टू एल ए प्लस एल बी। अब यहाँ पे एल ए प्लस एल बी की वैल्यू आप निकालेंगे तो 7L0/5 हमें मिल जाएगा। सो T इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो 7L0/c, ये हमें T मिल गया। अब टोटल ट्रैक लेंथ हमें फाइंड करनी है, वो क्या है? टोटल ट्रैक लेंथ है यहां से लेके यहां तक की। ओके, टोटल ट्रैक लेंथ है वो कितनी है? यहां से स्टार्ट करके यहां तक की। तो देखो आप या तो इस तरह से सोच सकते हैं कि इसमें एक ये एल ए ऐड कर दो और एक ये लेंथ ऑफ ए ऐड कर दो, तो टोटल ट्रैक लेंथ है वो हमें पता चल जाएगा कितना यूज हुआ है। तो 2L ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो, डिस्टेंस सॉरी लेंथ ऑफ ट्रैक यूज्ड फॉर ओवरटेकिंग इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो 4C/5T। 4C/5T आ गया। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ ए है वो यहाँ पे ऐड करना है। सिर्फ क्यों ऐड करना है देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 4C/5T माइनस एल ए है। तो यहाँ तक एल, यहाँ पे एक एल ऐड हो रहा है और यहाँ पे भी एल ऐड हो रहा है, क्योंकि ट्रैक लेंथ तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ही यूज हो गया ओवरटेक करने में। क्लियर? तो यहाँ से इसीलिए एल ए यहाँ पे ऐड कर दिया। तो यहाँ पे देखो 4C/5 T की वैल्यू 7L0/c है, यहाँ से पुट कर देंगे और प्लस एल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3L0/5। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, C कैंसिल हो गया, यहाँ से 28L0/5 प्लस 3L0/5। सो यहाँ से 31/5L0 है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो रिलेटिविटी के क्वेश्चन से उसमें कैलकुलेशन है वो बहुत ही लेंदी नहीं होती है, टफ नहीं होती है, लेकिन क्वेश्चन को समझना है वही आपका मतलब कि एक की पॉइंट है। अब देखो अगर आपने ये लेंथ ऐड नहीं किया, आपने सोचा कि यहाँ से ओवरटेक स्टार्ट किया है और यहाँ पे ख़त्म कर दिया है, तो इतना ही आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो 4C/5T आ जाएगा आपका जो डिस्टेंस है वो। तो डायरेक्टली यहाँ से 28/5L0 आ जाएगा। और या तो आपने कुछ दूसरा भी मिसअंडरस्टैंड कर दिया, तो आप यहाँ से पहले तो अगर आपने फिगर नहीं ड्रॉ की है तो ये इक्वेशन भी आप नहीं लिख सकते हैं कि ये डिस्टेंस सेम है, वो किस तरह से आएगा, फिगर ड्रॉ करने से ही आपको पता चलेगा। सो फिगर की जियोमेट्री से ही आपको क्वेश्चन का आंसर निकालने का वन टाइप ऑफ बहुत ही ज़्यादा हिंट मिलता है। तो आप इसी टाइप के क्वेश्चंस है वो नेट एग्जामिनेशन में, गेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जीसेट एग्जामिनेशन में इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो ये मैंने एक डेमो दे दिया है कि नेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है वो किस तरह से आपको समझना होता है। क्लियर? तो थोड़े क्वेश्चंस है वो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। अगर उसका आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो एक और बार ट्राई करो। और फाइनली यहाँ पे ये जो होमवर्क के क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैं सोल्व नहीं करवाऊँगा,
वो आपको अपने ही तरीके से सोल्व करने हैं रिलेटिविटी का यूज़ करके। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये रिलेटिविटी का टॉपिक है वो पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद सिर्फ सेंट्रल फोर्स मोशन और रिजिड बॉडी, ये दो टॉपिक ही हमारे यहाँ पे बचे हैं। कुलिजन और जो कुलिजन थियरी के टॉपिक्स है वो अभी यहाँ पे हम नहीं करने वाले हैं। कुलिजन थियरी के टॉपिक है वो हम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जब करेंगे तब उसका वहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दूंगा, और कुलिजन है उसके बारे में बता दूंगा कि किस टाइप के कुलिजन होते हैं, कौन से कुलिजन में किस टाइप के वेरिएशंस रहते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पेपर सोल्व करो और रिलेटिविटी के क्वेश्चंस है पेपर में जहाँ जहाँ पे वो सोल्व करो। क्लियर? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।